गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अमित द्विवेदी बीबीएस इंटर कॉलेज शिवकुटी प्रयागराज। बच्चों, काफ़ी दिनों से मैं प्रतीक्षारत था। आज पुनः क्लास 10th के साइंस विषय के बायोलॉजी भाग में पुनः उपस्थित हूँ। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे विशेष रूप से रिस्पायरेटरी सिस्टम या जिसे आप श्वसन तंत्र कहते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम में आपने ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर देखा था और उस ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में, उसके स्ट्रक्चर में आपने सबसे पहले सहायक श्वसन अंगों के बारे में पढ़ा था। सहायक श्वसन अंगों में मैंने आपको बताया था नासिका, नासा मार्ग, ग्रसनी, कंठ या जिसे आप स्वरयंत्र कहते हैं, श्वासनली आदि के बारे में आपने चर्चा किया था, आपने सीखा था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो आपकी बात आती है वह है मुख्य श्वसन अंग। ये तो आपके पहले तो सहायक श्वसन अंगों के बारे में आपने पढ़ा, श्वसन की क्रिया में सहायता करने वाले विशेष रूप से अंग। और मुख्य श्वसन अंग के रूप में मैंने आपको बताया था कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग के रूप में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े, एक जोड़ी फेफड़े, ठीक है। तो मुख्य श्वसन अंग के रूप में एक जोड़ी लंग्स होता है, फेफड़े होते हैं। फेफड़े को फुफ्फुस भी कहा जाता है। अब यहां पर बात आती है कि लंग्स या जो फेफड़े हैं ये कहां पर उपस्थित होते हैं। तो सामान्यतः जो लंग्स या फेफड़े होते हैं या जिसको आप फुफ्फुस कहते हैं, ये आपके वक्ष गुहा में, इसको वक्ष गुहा कहते हैं। वक्ष गुहा में हार्ट, जहां पर हृदय होता है, हृदय के पार्श्व भाग में, सपोज दैट मान लीजिए ये हार्ट है आपका, ठीक है, और इसके पार्श्व भाग में क्या होते हैं आपके, ये लंग्स स्थित होते हैं। तो जो लंग्स हैं ये वक्ष गुहा में हृदय के पार्श्व माने बगल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ये गहरे स्लेटी कत्थई रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? गहरे स्लेटी कत्थई रंग के होते हैं। तो मनुष्य में एक जोड़ी जो फेफड़े हैं, मनुष्य में एक जोड़ी जो फेफड़े हैं ये प्रमुख श्वसन अंग होते हैं और ये वक्ष गुहा में हृदय के पार्श्व भाग में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। जैसा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिखाया गया है मनुष्य के फेफड़े की संरचना। सबसे पहली जो बात यहाँ पर आती है वह है कंठ या स्वरयंत्र। इस कंठ या स्वरयंत्र के बारे में आपने पढ़ा था। मैंने सहायक श्वसन अंग में आपको बताया था कि मनुष्य का जो कंठ या स्वरयंत्र है, ठीक है, इसमें एक जोड़ी वोकल कार्ड होते हैं। जो कि कंठ या स्वरयंत्र की जो रचना होती है वह बॉक्स नुमा होती है, बॉक्स नुमा होती है। और इसी कंठ या स्वरयंत्र में आपके एक जोड़ी वोकल कार्ड होते हैं, वाक रज्जु होते हैं और उनमें कंपन होने से क्या होती है, ध्वनि निकलती है। सपोज दैट जैसे कोई चीज, कोई बात आप बोलते हैं तो यहाँ पर देखिए कंपन होता है। तो कंपन कहाँ पर हो रहा है, कंठ में। और कंठ में किस भाग में कंपन, वाक रज्जु में। और उसी वाक रज्जु में या वोकल कार्ड में जब कंपन होता है तब जाकर के क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। कभी कभी होता है कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर पकड़ लेता है तो क्या होती है, आवाज
नहीं निकलती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो वोकल कार्ड या वाकरज्जु होते हैं उनमें कंपन न होने के कारण आवाज जो है बाहर नहीं निकल पाती है। इस वाक्सुलमा रचना या कंठ या स्वरयंत्र के निचले भाग से श्वास नली लगी होती है। क्या लगी होती है? श्वास नली। मैंने आपको बताया था 11 से 12 सेंटीमीटर लगभग लंबी ये श्वास नली होती है, ठीक है, कंठ के निचले सिरे से, और यह संपूर्ण गले में फैली होती है, ठीक है। तो श्वास नली पर मैंने आपको बताया था उस दिन कि इस पर उपास्थ या कार्टिलेज के बने 16 से 20 अधूरे छल्ले होते हैं, और ये अधूरे छल्ले विशेष रूप से वायु की अनुपस्थिति में, जब श्वास नली में वायु नहीं होता है, उस कंडीशन में ये उपास्थ के बने अधूरे छल्ले क्या करते हैं? श्वास नली को आपस में पिचकने से या आपस में चिपकने से क्या करते हैं? रोकते हैं, ठीक है। आपस में पिचकने या, ठीक है, या चिपकने से क्या करते हैं? रोकते हैं। तो इन सब बातों को आप पहले सीख चुके हैं। अब हमारा मेन जो फोकस होगा वो लंग्स पर होगा, फेफड़े पर होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको दो फेफड़े दिख रहे हैं। ये आपका बायां फेफड़ा हो गया और ये दायां फेफड़ा। बायां फेफड़ा, मनुष्य का जो बायां फेफड़ा है ये 2 पिंडों में बटा होता है, और जो दाहिना फेफड़ा होता है यह 3 पिंडों में क्या होता है? बटा होता है, ठीक है। तो जो फेफड़ा है, प्रत्येक जो फेफड़े होते हैं मनुष्य के, सपोज दैट ये लंग्स है, और ये लंग्स दोहरी झिल्लियों के आवरण से क्या होते हैं? घिरे होते हैं। जो फेफड़े होते हैं, प्रत्येक लंग्स या फेफड़े दोहरी झिल्लियों के आवरण से क्या होते हैं? घिरे होते हैं। और इस झिल्ली या जो आवरण है इसको कहते हैं फुफ्फुसा वर्ण, फुफ्फुसा वर्ण कहते हैं, ठीक है। और दोनों झिल्लियों के मध्य जो खाली स्थान है इसको फुफ्फुस गुहा कहते हैं, इसको कहते हैं फुफ्फुस गुहा कहते हैं। और इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा है इसको फुफ्फुस द्रव या प्लूरल द्रव कहते हैं, इसको प्लूरल द्रव या इसको फुफ्फुस द्रव कहते हैं। ध्यान दीजिए। तो मनुष्य का जो प्रत्येक लंग्स है, फेफड़ा है, वह दोहरी झिल्लियों के आवरण द्वारा घिरा होता है। दोनों झिल्लियों के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको फुफ्फुस गुहा या फुफ्फुसीय गुहा कहते हैं। और इस फुफ्फुसीय गुहा में लिक्विड भरा होता है, तरल भरा होता है, जिसको विशेष रूप से कहते हैं प्लूरल द्रव, या इसको फुफ्फुसीय द्रव या फुफ्फुस द्रव कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये फुफ्फुस द्रव या जो प्लूरल द्रव है, इन दोनों झिल्लियों को आपस में घर्षण होने से क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। दोनों को आपस में घर्षण होने से सुरक्षा करते हैं, तथा बाह्य आघातों से, यह द्रव बाह्य आघातों से लंग्स की भी क्या करता है? सुरक्षा करता है। क्लियर? तो फेफड़ों की संख्या कितना है? 2 है, ठीक है। बायां फेफड़ा 2 पिंडों में बटा होता है और दायां फेफड़ा 3 पिंडों में क्या होता है? बटा होता है। और फेफड़ा दोहरी झिल्लियों के आवरण से घिरा होता है, जिसको फुफ्फुसा वर्ण कहते हैं। दोनों झिल्लियों के मध्य खाली स्थान को फुफ्फुस गुहा, और इसके अंदर उपस्थित जो तरल होता है उसको फुफ्फुस द्रव या इसको प्लूरल द्रव कहते हैं। और यह द्रव दोनों झिल्लियों को आपस में घर्षण से क्या करता है? बचाता है, प्लस क्या करता है? ये फेफड़े को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये तो बात आई मेन आपका फेफड़े से संबंधित, इसके आवरण से संबंधित। अब ये श्वास नली तक आपने पढ़ा था, और जैसे ही श्वास नली वक्ष गुहा में प्रवेश करती है, श्वास नली जैसे ही वक्ष गुहा में प्रवेश करती है, ये 2 श्वसनी में बढ़ जाती है। यहां पर देखिए लिखा है, ये 2 श्वसनी में क्या होती है? बढ़ जाती है।
तो बाएं फेफड़े में जो प्रवेश करती है वो मुख्य बाई श्वसनी कहलाती है, और जो दाएं फेफड़े में श्वास नली से पृथक होकर जो यहाँ से पृथक हुई वो आपकी मुख्य दाई श्वसनी कहलाती है। ठीक है, ये मुख्य बाई श्वसनी और ये मुख्य दाई श्वसनी। ठीक है, क्योंकि श्वास नली जैसे ही वक्ष गुहा में प्रवेश करती है, श्वास नली जैसे ही वक्ष गुहा में प्रवेश करती है दो श्वसनियों में बढ़ जाती है, जिसे क्रमशः बाई श्वसनी तथा दाई श्वसनी कहते हैं। तो मुख्य बाई श्वसनी जो होती है ये बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है, और मुख्य दाई श्वसनी जो होती है वो दाएं फेफड़े में क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ लंग्स का दिया गया है, ये बाएं फेफड़े का उच्च पिंड है, ऊपरी भाग है, और ये बाएं फेफड़े का निम्न पिंड है। ठीक है, ये दाएं फेफड़े का उच्च पिंड है, ये दाएं फेफड़े का मध्य पिंड है, और ये दाएं फेफड़े का निम्न पिंड है। तो जैसे ही श्वसनी, ये बाईं श्वसनी बाएं फेफड़े में और दाईं श्वसनी दाएं फेफड़े में प्रवेश करती है, तो यह दाईं और बाईं श्वसनी, दाईं और बाईं श्वसनी, ठीक है, फेफड़े में प्रवेश करके कई शाखाओं और उपशाखाओं में क्या होती है, बढ़ जाती, कई महीन महीन शाखाओं में बढ़ जाती है, और इस महीन शाखाओं को हम, शाखाओं और उपशाखाओं को क्या कहते हैं, श्वसनिका या श्वसनिकाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे ही श्वसनी फेफड़े में प्रवेश करती है कई शाखाओं और उपशाखाओं में क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसको श्वसनिका या श्वसनिकाएं कहते हैं, जिसको श्वसनिका या क्या कहते हैं बेटा, श्वसनिकाएं कहते हैं। और ये श्वसनिकाएं या श्वसनिका का जो अंतिम रूप होता है ये जा करके वायु कोशों में या कूपिकाओं में क्या होती हैं, खुलती हैं। ये वायु कोश या वायु कूपिकाएं होती हैं, और इस वायु कोश या वायु कूपिकाओं में क्या होती है, एयर भरी होती है। जो वायु आप लेते हैं इसी भाग में जाकर के क्या होती है, कलेक्ट होती है। फिर से देखिए एक बार, श्वास नली जैसे ही वक्ष गुहा में प्रवेश करती है दो श्वसनी में बढ़ जाती है। ठीक है, ये मुख्य बाईं श्वसनी और दाईं श्वसनी, बाईं श्वसनी बाएं फेफड़े में, दाईं श्वसनी दाएं फेफड़े में प्रवेश करती है, और जैसे ही यह श्वसनी दाएं और बाएं फेफड़ों में प्रवेश करती है कई शाखाओं और उपशाखाओं में बढ़ जाती है, जिसको श्वसनिकाएं कहते हैं। ठीक है, श्वसनिकाएं अंतिम रूप से वायु कोशों में खुलती हैं। श्वसनिकाएं अंतिम रूप से कहां पर खुलती हैं, वायु कोशों में खुलती हैं। वायु कोश की जो रचना होती है वह गुब्बारे के समान होती है, छोटे छोटे, जैसे मधुमक्खी के एक प्रकार से छत्ते होते हैं। ठीक है, वैसे वायु कोशों की संरचना होती है, और यहाँ पर आकर के वायु क्या होती है, भर जाती है। ठीक है, अंगूर के जैसे गुच्छे होते हैं, सेम स्थिति होती है वायु कोशों की या वायु कूपिकाओं की, जिसमें क्या होती है, एयर भरी होती है, जिसमें क्या होती है बेटा, एयर भरी होती है। तो ध्यान दीजिए, जैसे अगर एक वयस्क व्यक्ति की बात करते हैं, वयस्क मनुष्य की अगर बात करते हैं, वयस्क मनुष्य, तो प्रत्येक वयस्क मनुष्य या मनुष्य जो वयस्क है उसके प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ के आसपास, कितना, 15 करोड़, 15 करोड़ के आसपास वायु कोश या वायु कूपिकाएं होती हैं। जबकि चाइल्ड में बच्चों में लगभग 2 करोड़ वायु कूपिकाएं या वायु कोश होती हैं। वयस्कों में 15 करोड़ के आसपास प्रत्येक फेफड़े में वायु कोश या वायु कूपिकाएं होती हैं, जबकि बच्चों में क्या होती हैं बेटा, 2 करोड़ के आसपास वायु कोश या वायु कूपिकाएं होती हैं, जिसमें एयर भरी होती है, जिसमें हवा भरी होती है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।